स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनको पढ़कर आप संपूर्ण इतिहास का रिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, विकल्प हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़कर सारे विकल्प पढ़कर आप उसमें कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा इसको आप अपने मन में सोच सकते हैं या किसी कॉपी पर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय क्या होना चाहिए? कैवल्य होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य होना चाहिए। और इसका क्या अर्थ होता है? इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प ध्यान से पढ़ लीजिए। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य का प्रमुख उद्देश्य होता है, यही इसका अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर। हमारा दूसरे नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न है, त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? त्रेता युग किस काल को कहा जाता है, इसको आपको आंसर बताना है। आपके पास 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण काल को या रामायण युग को त्रेता युग कहा जाता है। तो हम लोग विकल्प नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे। आप विकल्प पढ़कर उसमें कौन सा सही होगा इसको आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल के बारे में बात की जा रही है। हो सकता है इसका नाम आप पहली बार सुन रहे हों। तो कनकपाल किस वंश का शासक था? ये 4 विकल्प आप देख लीजिए। इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, पंवार वंश का शासक कौन था? कनकपाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न पर। दसराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है वैदिक काल में। दसराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ये 4 आपके विकल्प हैं। इसमें से हमारा जो विकल्प नंबर 1 है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। परुष्णी नदी के किनारे दसराज युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 5वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये हमारा 5वां प्रश्न है। और इसमें आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोप उपनिषद, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न पर। हमारा जो 6वें नंबर का प्रश्न है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले कहाँ पर दिया गया था या इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ किया गया था? चारों विकल्पों को आप देख लीजिए। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर। ऋग वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो ऋग वैदिक काल में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था उसके लिए क्या प्रयोग करते थे? ये 4 आपके पास विकल्प हैं। तो ऋग वैदिक काल में विनिमय के रूप में हम लोग गाय का प्रयोग करते थे। गाय विनिमय की वस्तु होती थी, गाय देकर हम लोग कोई वस्तु खरीदते थे अथवा बेचते थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न पर। 8वें नंबर का प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण भारत के द्रविड़ वैष्णव को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ वैष्णव, वैष्णव मतलब होता है जो भगवान विष्णु के मानने वाले होते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो वैष्णव कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में इन्हें क्या कहते थे? ये 4 आपके पास विकल्प हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इन्हें क्या कहते थे? अलवार कहते थे। तो दक्षिण भारत में जो द्रविड़ वैष्णव होते थे उन्हें अलवार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का क्या नाम है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम आपको बताना है और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मखली घोषाल। तो मखली घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इस बात को आप जानते रहिए। आगे 10वें नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, भरहूत स्तूप का निर्माण
किस शासक ने कराया था? तो यानी कि भरहुत स्तूप जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप है, इसका निर्माण किसने कराया था उसका नाम आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुष्पमित्र शुंग। तो पुष्पमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था और ये भरहुत जो स्तूप है ये बौद्ध संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, 7वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। सॉरी 7वां नहीं 11वें नंबर के प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या हुआ करती थी? तो सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है, उसकी राजकीय भाषा क्या थी ये आपको बताना है। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जो भाषा होती है, जो इसको हम लोग प्राक की भाषा भी कहते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक लिखा है। तो ये जो भाषा है ये सातवाहनों की राजकीय भाषा थी, जो कि 11वें नंबर का बिल्कुल सही विकल्प है। 12वें नंबर पर चलते हैं। अपने 12वें नंबर के प्रश्न में दिया गया है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो चौथी बौद्ध संगति के बारे में बताना है कि इसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, और आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन बी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न पर। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है देवपुत्र की उपाधि कुषाणों को दी गई थी। तो कुषाणों को क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहा जाता था। और इसे कौन कहता था? ये उपाधि कुषाणों को किसने दिया था? और ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। तो कुषाणों को देवपुत्र की उपाधि किसने दिया था? चीनियों ने दिया था। ठीक है, चीनियों के द्वारा कुषाणों को देवपुत्र की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा गया है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये आपके 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। तो ये प्रश्न तो आपको रटा होना चाहिए कि हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 15 नंबर के प्रश्न पर। कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है? तो ये 15वें नंबर का प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकांश लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि कुंभ मेले का जो आयोजन करने का श्रेय जाता है वो हर्षवर्धन को जाता है। तो कुंभ मेले को आयोजन करने का जो श्रेय है, यानी कि जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, वो श्रेय किसके पास है? हर्षवर्धन के पास है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। वीडियो को हम लोगों ने आज छोटा बनाया है, इसके आगे के लेक्चर हम लोग धीरे धीरे बड़े करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई मित्र तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।